पंजाबी सिनेमा की सबसे मशहूर रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी जट एंड जूलियट की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे इसकी तीसरी किस्त जट एंड जूलियट 3 के बारे में। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो फिल्म की कहानी की एक पूरी रूपरेखा बताते हैं। हाँ। और हमारा आज का मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा की जोड़ी इस बार क्या नया लेकर आई है। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो तो कहानी के सेटअप में ही है। मतलब पिछली फिल्मों में फतेह और पूजा एक दूसरे को जानते नहीं थे, अचानक मिलते थे। हाँ, इत्तेफाक से। बिल्कुल। लेकिन इस बार वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और सिर्फ जानते ही नहीं, वो पंजाब पुलिस में सहकर्मी भी हैं। ओ, तो एक ही पुलिस स्टेशन में फतेह सिंह और पूजा सिंह। हाँ। ये तो मतलब शुरुआत से ही एक टकराव का मंच तैयार हो गया। तो कहानी खुलती कैसे है? तो कहानी एक पुलिस स्टेशन के सीन से ही खुलती है, और पहले ही पल में हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट मिलता है। फतेह सिंह यानी दिलजीत दोसांझ एक जोशीला कांस्टेबल है। अच्छा। और सीनियर कांस्टेबल पूजा सिंह मतलब नीरू बाजवा उसकी सीनियर ऑफिसर है। अरे वाह, मतलब फतेह को अपनी सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है। हाँ। ये तो उसके ईगो को बहुत चुभता होगा। बहुत ज्यादा। और फिल्म ना इस पुलिस की वर्दी को एक कवच की तरह इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मुखौटा है जिसके पीछे दोनों अपनी असली भावनाएं छुपाते हैं। सही। उनकी जो ये प्रोफेशनल रैंक की लड़ाई है वो असल में उनके रिश्ते की लड़ाई बन जाती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। तो पूजा अपने पद का इस्तेमाल करती है। हाँ। और फतेह अपने मजाकिया अंदाज और होशियारी से उसके अधिकार को कम करने की कोशिश करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि बात सिर्फ प्रोफेशनल खींचतान तक सीमित नहीं है। दोनों शादी भी करना चाहते हैं, पर इरादे कुछ और हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है शादी करके विदेश जाना आसान हो जाएगा। ये पंजाब के युवाओं में जो कनाडा जाने का सपना है ना, उस पर एक हल्का सा व्यंग भी है। तो इसका मतलब यह कि वे एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि दूसरा सिर्फ पैसे या ग्रीन कार्ड के पीछे है। बिल्कुल। और इसी डर से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। यहीं से एक दिमागी खेल शुरू होता है। हाँ, एक तरह की कबूलनामे की दौड़ शुरू हो जाती है। कौन पहले अपनी भावनाएं कबूल करेगा या कौन पहले दूसरे के असली इरादों का पर्दाफाश करेगा। और ये दौड़ उन्हें पंजाब से बहुत दूर ले जाती है। मतलब कहानी में मोड़ तब आता है जब उन्हें एक साथ एक मिशन पर यूके भेजा जाता है। हाँ, ये मिशन कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। उन्हें ब्रिस्टल यूके जाकर एक महिला दिवजोत कौर उर्फ डेजी को वापस लाना है, जिस पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। सही। तो ये मिशन उन्हें उनके घिवोटन माहौल मतलब पंजाब से बाहर निकालकर एक साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। तो यूके में उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ है। एग्जैक्टली। और ये उनके रिश्ते के लिए एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। अब वो सिर्फ ऑफिस में लड़ने वाले सहकर्मी नहीं हैं, बल्कि एक टीम है। हाँ, और यही सिचुएशन को और मजेदार बनाता है। क्या वो अपने मतभेदों को भुलाकर टीम बन पाएंगे, या उनकी आपसी खींचतान मिशन को ही खतरे में डाल देगी? एक मिनट, तो वो यूके जाकर मिशन पर ध्यान देने के बजाय फतेह वहां एक नया साइड प्लान बनाने लगता है, पूजा के ठीक सामने। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में असली उलझन शुरू होती है। जैसे ही वो डेजी यानी जैस्मिन बाजवा से मिलते हैं, फतेह के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसको लगता है कि डेजी उसके विदेश में सेटल होने के सपने को पूरा करने का एक और जरिया बन सकती है। हाँ, वो एक ही समय में 2 नावों पर सवार होने की कोशिश करता है। तो वो पूजा और डेजी दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश करता है। ये तो क्लासिक कॉमेडी ऑफ एरर्स वाली सिचुएशन लग रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हंगामा या गरम मसाला जैसी फिल्मों की याद दिलाती है, जहां एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और सब कुछ एक बड़े कंफ्यूजन में बदल जाता है। बिल्कुल। फतेह पूजा से कुछ कहता है, डेजी से कुछ और। दिलजीत की कॉमिक टाइमिंग यहाँ देखने लायक है, खासकर उन सीन्स में जहां वो एक ही समय में पूजा और डेजी दोनों को अलग अलग कहानियां सुना रहा होता है। और इस सब में पूजा का क्या रोल रहता है? क्या वो सिर्फ देखती रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पूजा का किरदार भी विकसित होता है। वो मिशन पर तो फोकस्ड रहती है, लेकिन फतेह और डेजी की बढ़ती नजदीकियों से उसमें जलन और शक पैदा होने लगता है। अच्छा। अब वो सिर्फ फतेह के प्रोफेशनल काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसकी चरित्र पर भी सवाल उठाने लगती है। और वो उसकी योजनाओं का पर्दाफाश करने की कोशिश में लग जाती है। हाँ, तो ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं रहता,
ये एक तरह का जासूसी का खेल भी बन जाता है। और बेचारी डेजी इस सब में कहाँ है? डेजी तो अनजाने में उनके इस खेल में एक मोहरा बन जाती है। उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास चल क्या रहा है। तो जाहिर है झूठ का ये महल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता होगा। नहीं टिकता। टकराव तो होना ही था। हाँ, और वो टकराव फिल्म का इमोशनल पीक है। एक नाटकीय सीन में सब कुछ सामने आ जाता है। मतलब दोनों के स्वार्थी कारण एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हाँ, वो पल जब पर्दा उठता है और दोनों की असलियत एक दूसरे को पता चलती है। सतही कॉमेडी के नीचे छिपी जो असल भावनाएं हैं, जो दर्द है, वो बाहर आता है। सोर्सेज में फतेह की एक मोनोलॉग का जिक्र है। वो उस टकराव का सबसे अहम हिस्सा लगता है। बिल्कुल, वो मोनोलॉग फिल्म का दिल है। जब पूजा उसे स्वार्थी कहती है तो फतेह बताता है कि उसका ये स्वार्थी मकसद असल में अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने की इच्छा से जुड़ा है। वो अपने मुश्किल बचपन और गरीबी के बारे में बात करता है और बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसका परिवार वही मुश्किलें झेले जो उसने झेली हैं। तो ये खुलासा सब कुछ बदल देता है। हाँ, मतलब ये उसके किरदार को एक नई गहराई देता है। अब वो सिर्फ एक चालाक मौकापरस्त इंसान नहीं लगता। नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति लगता है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सही। और ये मोनोलॉग सिर्फ फतेह के किरदार को ही नहीं बचाता, ये पंजाब के उन हजारों युवाओं की कहानी को भी छूता है जो बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। हाँ, ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या इस सपने के लिए उठाए गए गलत कदम को हम सिर्फ स्वार्थ कह सकते हैं, या उसके पीछे कोई गहरी सामाजिक आर्थिक मजबूरी भी है। इस एक सीन के बाद दर्शक और पूजा दोनों के मन में फतेह के लिए नफरत की जगह सहानुभूति पैदा हो जाती है। तो इस टकराव के बाद उनके सारे निकाब उतर जाते हैं, वो दिखावा खत्म हो जाता है। हाँ, जो कबूलनामे की दौड़ वे पूरी फिल्म में दौड़ रहे थे, वो यहाँ आकर खत्म होती है। लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। नहीं, ये एक गुस्से या जीत हार वाला कबूलनामा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और ईमानदार स्वीकारोक्ति है। वो आखिरकार मान लेते हैं कि इस सारी दुश्मनी और एजेंडे के नीचे एक दूसरे के लिए सच्चा, मजबूत स्नेह है और एक निर्विवाद केमिस्ट्री हमेशा से मौजूद रही है। तो कहानी के अंत में वे अपने मिशन और अपने रिश्ते दोनों को संभाल लेते हैं। हाँ, एक बार जब वो इमोशनल बोझ उतर जाता है ना, तो वे एक टीम के रूप में बेहतर काम करते हैं। फतेह और पूजा एक साथ मिलकर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और डेजी को वापस ले आते हैं। हाँ, और ये साबित करते हैं कि अपने शुरुआती गलत इरादों के बावजूद वे सक्षम पुलिस अधिकारी और एक शानदार टीम है। तो उनका ये जो प्रोफेशनल मेल मिलाप है, वो उनके व्यक्तिगत मेल मिलाप की ओर ले जाता है। बिल्कुल, वो भावनात्मक टकराव ही उनकी सुलह का रास्ता बना देता है। उन्हें एहसास होता है कि जो वो एक दूसरे में ढूंढ रहे थे, एक साथी, एक हमसफर, वो हमेशा से उनके सामने ही था। तो वे अपने स्वार्थी लक्ष्यों के ऊपर सच्चे प्यार और आपसी सम्मान को चुनते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक रोमांटिक सुलह नहीं है, ये उनके किरदारों की परिपक्वता को भी दिखाता है। उन्होंने एक यात्रा की है, न केवल पंजाब से यूके तक, बल्कि स्वार्थ से निस्वार्थ प्रेम तक भी। तो फिल्म एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होती है, जो फतेह और पूजा की अनोखी प्रेम कहानी को मजबूत करती है और साथ ही फ्रेंचाइजी की विरासत को भी बनाए रखती है। बिल्कुल, एक साफ सुथरी, उत्साहित और परिवार के अनुकूल मनोरंजक फिल्म की विरासत। तो कुल मिलाकर ये थी जट एंड जूलियट 3 की कहानी की रूपरेखा। प्रतिद्वंदिता और स्वार्थ से शुरू होकर समझ और सच्चे प्यार तक का एक सफर। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दो लोग जो बाहरी दुनिया के लिए कुछ और बनने की कोशिश कर रहे थे, अंत में एक दूसरे के सामने अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। वैसे इस कहानी में फतेह का किरदार एक दिलचस्प सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। क्या? उसके जो स्वार्थी इरादे थे, उनके पीछे एक गहरी और समझने योग्य जरूरत छिपी थी, अपने परिवार की देखभाल करना। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार दूसरों के कामों को उनके पीछे की पूरी कहानी जाने बिना ही गलत समझ लेते हैं। क्या हर स्वार्थ के पीछे हमेशा सिर्फ लालच ही होता है, या कभी-कभी कोई मजबूरी या जिम्मेदारी भी हो सकती है जिसे हम देख नहीं पाते?